यूडिमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति क्या थी, कैसे हुई? तो फ्रांस रिवॉल्यूशन को हम एक शॉर्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रांस की क्रांति जो थी वो 1789 से लेकर 1999 तक चली। 1909 तक जो फ्रांस की क्रांति थे उसके कई कारण रहे। उनमें पहले कारण की बात करें, दैट इज़ राजनीतिक कारण। तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, जिनमें लुई 16 जो था, जब से उसकी पावर एस्टेब्लिश हुई तब से बहुत ज़्यादा तानाशाही देखने को मिली। वो मानता था दैवीय सिद्धांत पर कि जो राजा होता है वो भगवान का भेजा हुआ दूत होता है, दैट इज़ दैवीय सिद्धांत। उस पर बिलीव करता था और निरंकुशता को उसने खूब बढ़ावा दिया। उसका मानना था जो मैं कहूँगा वही कानून है, जो चीज़ मैं चाहूँ वो कानून है। तो फ्रांस में इस तरीके से लोगों में आक्रोश बढ़ गया जनता के अंदर। तो ये पहला राजनीतिक कारण हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज सामाजिक कारण। सोशल रीज़न क्या था? तो समाज 3 क्लासेस में बटा हुआ था। इनमें से जो पहली 2 क्लासेस थी उनकी स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो तीसरी क्लास के अंदर आती थी। जैसे कि जो पहले थे वो पादरी वर्ग थे, पॉप। सेकंड वाले जो थे वो कुलीन थे, कुलीन वर्ग, एलीट क्लास। थर्ड वाला जो था वो जनसाधारण था। पादरी और कुलीन को तो काफ़ी अच्छे प्रिविलेजेस थे, राइट थे, लेकिन जो थर्ड क्लास थी उनको इतना कुछ नहीं मिला था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए बगावत के बारे में सोचा, ताकि इनका भी शासन पे कब्जा हो, इन लोगों को भी अधिकार मिले। फिर इस तरह से हमारे सामाजिक कारण ख़त्म हुआ। फिर हम बात करेंगे आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण जो था, फ्रांस की आर्थिक हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि इससे पहले फ्रांस ने सप्तवर्षीय वॉर में हिस्सा लिया था। 7 ईयर वॉर्स चली थी ब्रिटेन के साथ उसमें। फिर ऑस्ट्रिया में जो सक्सेसर होगा प्रिंस का, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई, उसमें फ्रांस इन्वॉल्व हो गया। फिर इसके बाद जो था, लुई 16 ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम पर सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, जिसकी वजह से फ्रांस के आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ इतने आर्थिक हालात ख़राब थे, इनकम गैप था लोगों में, और साथ ही साथ जो लुई 16 था उसने जो सबसे तीसरी क्लास थी, तीसरा स्टेटस के लोग, उन लोगों के ऊपर और टैक्स का भार लगाया, जिससे लोग बहुत नाखुश हुए। तो ये तीसरा आर्थिक कारण हो गया। फिर फोर्थ है आपका दार्शनिक विचारकों का योगदान। उस टाइम पर जो हालात थे उनमें 3 थिंकर्स देखने को मिले, वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, जिनके विचारों ने लोगों को क्रांति करने का मार्ग दिखाया। इनमें इन्होंने ये बताया कि जो आपका राजतंत्र है, जो फ्रांस के अंदर इस टाइम लुई 16 है, वो किस तरीके से निरंकुशता का रूल करते हैं, अनलिमिटेड पावर्स रखते हैं। इन्होंने ही विचार दिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के, और जिनसे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ उभर कर आए। तो अगर हम इनमें पहले की बात करें, फर्स्ट जो मोंटेस्क्यू है, तो मोंटेस्क्यू जो थे उन्होंने विचार दिया था कि डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, लेकिन फ्रांस में सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास सारी पावर है, चाहे वो कार्यपालिका की हो, न्यायपालिका की हो या विधायिका की हो, सारी शक्तियाँ उसके पास है। तो इससे लोगों को आज़ादी नहीं मिल सकती। आज़ादी के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए पावर डिवीज़न करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे वोल्टेयर की। जो वोल्टेयर थे उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इसी वजह से वहाँ के लोगों के पास आज़ादी है, पावर है, और हम यही व्यवस्था फ्रांस में भी ला सकते हैं। तो उन्होंने अपना ये वाला आइडिया दिया। फिर तीसरे आते हैं रूसो। जो रूसो थे उन्होंने कहा था इंसान की आज़ादी मेन होती है, और उन्होंने जो दैवीय सिद्धांत था उसको नकारा कि ये सब कुछ नहीं है, बल्कि इंसानों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है, समझौता करा है, जिसकी वजह से इन लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना था कि जो राज्य है वो साधन होगा और जो समाज होगा वो साध्य होगा। समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करनी होगी, इसलिए वो सारी पावर्स जो है वो जनता के अंदर रखते हैं। जो सुप्रीम पावर होगी, सोवरेनिटी होगी, वो व्यक्तियों में होगी, व्यक्तियों की संस्था में होगी, मतलब समाज में होगी, उन लोगों के हाथों में होगी। इसे उन्होंने जनरल विल कहा था, जनरल विल, सामान्य इच्छा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति। हाँ, इसके बाद तत्कालिक कारण है। अगर हम तत्कालिक कारण देखें उस टाइम के, तो एक तो यही था, इकोनॉमिकली कितनी प्रॉब्लम्स थी, ऊपर से जो
लुई 16 था, उसने फ्रांस की आर्थिक हालात को सुधारने के बदले और बिगाड़ने का काम करा। उसने कुलीनों पर भी इस बार टैक्स लगाने के बारे में सोचा ताकि आर्थिक हालात सुधारे जा सके, लेकिन जो कुलीन वर्ग था उन्होंने मानने से मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे टैक्स वैक्स। तो इसकी वजह से पूरे 200 सालों बाद फाइनली जनरल असेंबली बुलाई गई थी, बैठक बुलाई गई इन सभी लोगों की। इस बैठक के दौरान वोटिंग का राइट भेदभाव वाला ही था, जहाँ पर 2 वोट का अधिकार तो 2 क्लासेस को मिलता था ऊपर की, और जो तीसरी क्लास थी उसे सिर्फ 1 वोट देने का अधिकार था। तो इस तरीके से जो 2 क्लासेस थी वो मिलकर वोट देते एक ही चीज़ के फेवर में कि नहीं, इन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वो तो जीत ही जाते ना। इसी वजह से तीसरी क्लास जो थी उसने बहिष्कार कर दिया कि नहीं, हम तो इस असेंबली में हिस्सा लेंगे ही नहीं, और ये वहाँ से बाहर निकल गई और बाहर एक गार्डन में इकट्ठे हुए, ग्राउंड में इकट्ठे हुए इन्होंने अपने आप को घोषित करा कि हम फ्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं और हम राष्ट्रीय सभा घोषित करते हैं, खुद की जनरल असेंबली। फिर इन हालातों को बिगड़ते हुए देखकर लुई 16 ने डिसाइड करा कि एक जॉइंट सेशन ही बुला लेते हैं और सबको सेम वोटिंग राइट देंगे इस बार। तो तीनों वर्गों का रिप्रेजेंटेशन संयुक्त बैठक फिर से बुलाई गई, जिससे हमने देखा फ्रांस में एक राष्ट्रीय सभा बनी, जिसने जो ये तीसरी क्लास के लोग थे इन्होंने मिलकर बिल पास करवाए, और ये जो भेदभावपूर्ण कानून थे या कुछ लोगों को प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे उनको ख़त्म कर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय सभा ने संविधान बनाने का भी निर्णय लिया और फ्रांस का संविधान बनाने में रोल निभाया। इस तरह 26 अगस्त को 1789 में संविधान सभा थी, वही राष्ट्रीय सभा, उसने मानव अधिकारों की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन जैसे विचारों को प्रायोरिटी दी। चर्च की प्रॉपर्टी जब्त कर ली और उसे राज्य के अधीन बताया। सेक्युलर स्टेट बनाने का डिसीजन लिया। एक अच्छा शासन चलाने के लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर बांटी जानी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, और यूनिवर्सल वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स इन्होंने ही दिखाए अपनी संविधान सभा में। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति का नेचर क्या था। तो नेचर की बात करें तो 3 फेजेस में बटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसमें शुरू में तो सिर्फ कुलीन वर्ग ने हिस्सा लिया, मतलब कुलीनों में भी कुछ वो थे ना जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, जो थोड़े मिडिल क्लास में आते थे, तो उन लोगों ने हिस्सा लिया और क्रांतिकारी तत्वों को बढ़ावा दिया। लेकिन धीरे धीरे ये जो रिवॉल्यूशन होगा ये तानाशाह के हाथ में चला ही जाएगा, जो नेपोलियन आएंगे बाद में। फर्स्ट फेज़ की बात करेंगे 89 से 92 तक था, पूरे 89 से 92 3-4 साल चला, जिसमें तीसरे स्टेटस ने, जो तीसरी क्लास थी, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित करा था और लुई 16 को भी सबको सेम वोटिंग राइट देना पड़ा था। फिर जब दूसरा फेज़ आया 92 से 94, दूसरे फेज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस से यूरोप के कई देशों में लोग भागकर चले गए थे। जो पादरी वर्ग था दुखी होकर, कुलीन वर्ग था दुखी होकर फ्रांस छोड़ के चला गया और लोगों में भावनाएं भड़काने लगा। और जो फ्रांस के कुछ क्रांतिकारी थे उन्होंने उग्र विचारधारा का बढ़ावा दिया। फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने उग्र विचारधारा, एग्रेसिव विचारधारा को बढ़ावा दिया और इस तरह से क्रांति का मार्ग जुटाने की कोशिश की। और देशों में भी हो, हमारे देशों में तो हुई ही है, हमारे देश में तो क्रांति हुई ही है और देशों में भी होनी चाहिए। तो फ्रांस में जो था राजतंत्र खत्म हो गया, गणतंत्र की स्थापना हो गई सेकंड फेज़ के अंदर, जिसमें लोग बाहर भाग गए थे और बाहर भागने वालों ने, कुछ ने तो फ्रांस की रिवॉल्यूशन के खिलाफ विचार रखे और कुछ ने फ्रांस की रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करा और कहा कि बाहर भी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो राजतंत्र से गणतंत्र आया। फिर तीसरे फेज़ की बात करें 94 से 99, यहाँ पर उदार गणतंत्र की स्थापना पे बल दी गई। संविधान के हिसाब से उदार विचारधाराओं को लागू किया गया। फिर फोर्थ फेज़ आया। फोर्थ फेज़ में हम देखते हैं नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का तानाशाह घोषित कर दिया और अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति चलाई, जिससे नेशनलिज्म के नाम पर जनता का समर्थन लेने की कोशिश की विस्तार करने के लिए। और बाद में नेपोलियन का भी पतन होगा। फ्रांस में संविधान जो होगा वो आम जनता से चलना फिर स्टार्ट हो जाएगा नेपोलियन का एंड होके। फिर आता है फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव थे। प्रभाव की बात करें तो सामंतवादी व्यवस्था ख़त्म हो गई। जो मध्यकालीन व्यवस्था चलती आ रही थी वो ख़त्म हो गई। चर्च की पावर, चर्च के विशेष अधिकार ख़त्म हो गए। सेक्युलरिज्म आ गया फ्रांस के अंदर।
जो हम हमेशा से दैवीय सिद्धांत सुनते आ रहे थे अब वो चला गया। इसके अलावा हम देखेंगे सॉवरेनिटी, जनता के शासन, जनता के द्वारा, जनता का रूल, इन सब पे फोकस हुआ। प्रगतिशील राष्ट्रवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। ह्यूमन राइट्स की बातें हुई, ह्यूमन राइट्स को महत्व दिया गया। स्वतंत्रता, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारे प्रिंसिपल्स आए। और पावर का डिवीज़न कर दिया गया तीनों पावर्स में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। और समाजवाद जैसी विचारधाराएं जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इस तरह फ्रांस की क्रांति हुई। तो अगर हम बात करें कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई तो इसको भी देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति होने के पीछे कुछ रीजंस माने जाते हैं। मिडिल क्लास, जैसे मिडिल क्लास जो था वो पढ़ा लिखा था, पढ़ी लिखी क्लास का जन्म हुआ, लेकिन उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, तो उन्होंने अपने लिए करा। और कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि किसानों के हालात सुधरने लगे थे, किसान संपन्न हो गया था, वो भी अपना स्टेटस चाहता था, पॉलिटिकल राइट चाहता था, तो उन किसानों की असंतुष्टि थी, निरंकुशता थी कि निरंकुश था समाज, इस वजह से लोग चाहते थे। तो ऐसे कई रीजंस थे जिन्होंने इनको बढ़ावा दिया। तो आई होप आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ आया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, चाहे यूपीएससी हो या फिर नेट हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। खासतौर से इग्नू के एग्ज़ाम में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा और हम पॉलिटिकल साइंस से तो हमें भी पढ़ना ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि एक बेसिक आइडिया बन सके फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। थैंक यू।